हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज जैसे कि हमने जो हिंदी की क्लासेज है वो शुरू कर रखी है, सीरीज चल रही है जो कि इसकी 18वीं क्लास है। ठीक है, हमने उसमें जो कि हिंदी भाषा का इतिहास पहले पूरा कर चुके हैं, वर्णमाला पूरी कर चुके हैं और हमारी संधि विच्छेद पूरी हो चुके हैं। आज जो हमने शुरू करा है वो है हमारा शब्द भेद, मतलब जो शब्द जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर, यौगिक, योग, ऋण, ऋण, विकारी, अविकारी जो शब्द आते हैं सारे के सारे हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज दोस्तों 18वीं क्लास है। अगर इससे पहले की क्लास ना देखी है आपने तो देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने हिंदी पढ़ भी रखी है तो अच्छी बात है, बट आप मेरी कोई सी एक क्लास देखिए, वर्णमाला देख लीजिए, हिंदी भाषा का साहित्य का इतिहास जो पढ़ा है मैंने, हिंदी भाषा का इतिहास, उसको देख लीजिए, आपको बहुत सारा वहाँ पे नया मिलेगा। ठीक है, जो आपको पढ़ना चाहिए था वो आपने नहीं पढ़ा होगा। आप एक क्लास देखिए, उसके बाद आप मत देखिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मत देखिए, बस 5 से 10 मिनट की देख लीजिएगा, पूरी क्लास में मत देखिएगा। अगर आपको कुछ वेतन मिलता है ना, जो अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे भी बहुत, मतलब वो तो मुझसे भी बहुत काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मैं उनसे किसी ने कुछ नहीं करा, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने इतना कवर कराया और आपको लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा ही है। आप एक बार उसको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, देख सकते हैं। और आज शुरू करेंगे हम शब्द भेद। आपने शब्द भेद में तत्सम, तद्भव ये जो याद करे होंगे, रटे होंगे, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपको आज के बाद सिर्फ 5 पॉइंट याद रखने हैं। आपको तत्सम, तद्भव याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आप बिना पढ़े इन 5 पॉइंटों से कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ ये क्लास देखिएगा लास्ट तक, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम अपने जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए दिल से सैल्यूट, जिनकी वजह से हम क्लास ले पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। एक बार दिल से उनके लिए सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख रखा, सामान्य हिंदी हमारी चल रही है, वो चाहे किसी में भी आती हो सामान्य हिंदी, यूपी लेखपाल हो या यूपी पुलिस हो या जीडी हो, एसएससी, कुछ भी हो जिसमें हिंदी आती है उसमें सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने एक टॉपिक का नाम लिख रखा है शब्द भेद। क्या लिख रखा है? शब्द भेद। इसमें आता क्या क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ, या पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको, क्या कि शब्द की जो परिभाषा होती है उसको क्या कहते हैं। मैंने आपको लिखा शब्द, एक ये शब्द लिख दिया, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। मैं लिखता हूं 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के जो सार्थक योग है उसको शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया कल, ये जोड़ दिया मैंने, तो दोनों से मिलकर क्या बना? कल। तो इसका एक अपना अर्थ है। ठीक है, अगर मैंने इसी को उल्टा कर दिया, ले प्लस के, तो ये लख हो गया, इसका अपना कोई ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी जोड़ दो, आप 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, बट जोड़ेंगे हम उस तरीके से जिसका कोई सार्थक शब्द निकले, मतलब सार्थक अर्थ निकले। जैसे मैं कै प्लस ले जोड़ा तो कल बन गया, कल का अपना एक अर्थ होता है। मैंने ले प्लस क्या जोड़ा, लख बन गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बहरहाल देखो, आप वर्ण वही है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिखा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं इसमें हम किसमें? शब्द में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं शब्द की बात करूं तो शब्द के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमें अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। पहला तो आता है इनकी, अगर आपसे बात करें शब्दों की प्रकार, तो दोस्तों इनके सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब अलग अलग आधारों पर बांटा गया है इनको, शब्द को। जैसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप के आधार पर या विकार के आधार पर। दूसरा आता है अर्थ के आधार पर। ये 4 आधार हैं, चारों की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला आधार क्या है इसका? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, शब्द। दूसरा आता है दोस्तों इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा आता है दोस्तों इसमें अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। और दोस्तों, चौथा आता है इसमें रूप या विकार के आधार पर
शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये हम 4 आधारों पर हम बांटेंगे, एक एक आधार की बात करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, रूप या विकार के आधार पर शब्द। अब मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, पहले मैं आपको दोस्तों उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की परिभाषा बता देता हूं, मतलब अंतर बता देता हूं। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो उत्पत्ति क्या होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है अपने आप। व्युत्पत्ति वो होती है जिसको हम बनाते हैं, जैसे ये फोन है या ये मार्कर है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ना कि उत्पत्ति। उत्पत्ति अपने आप होती है, जैसे सूर्य की उत्पत्ति हुई, किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, मार्कर है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है, या किसी ने बनाया। फोन है, किसी ने बनाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारी भी उत्पत्ति नहीं, हमारी व्युत्पत्ति हुई है, हमें भी बनाया गया किसके द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, है ना। तो हमारी उत्पत्ति नहीं है, हमारी व्युत्पत्ति हुई है। इसमें अंतर समझ चुके होंगे कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर क्या होता है। अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर तो कौन कौन से आते हैं, आपने सुना होगा, पहला आता है तत्सम, फिर आता है तद्भव, ठीक, फिर आता है एक देशज, फिर आता है विदेशज। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर आता है एक संकर। ठीक है, ये तो आते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है अपने आप ही, किसी ने बनाया नहीं है। तो कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अभी हमें इनको अलग अलग भी पढ़ना है ना। तो अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे की अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर, तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर आपने सुना होगा एक यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है। ठीक है, यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द। दूसरा आता है आपका योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। तीसरा आता है हमारा ऋण शब्द। ठीक है, क्या आता है, ऋण शब्द। अगर मैं बात करूं अगला इससे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर एक तो आता है क्या, पर्यायवाची, पर्यायवाची। एक आता है विलोम या विपरीतार्थी, एक आता है आपका एकार्थी, एक होता है अनेकार्थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई भी जो मैं क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो आउटलाइन क्लासेस के नाम से उसे ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं सब कुछ डालता हूँ। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर कितने हो गए, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी। समानार्थी भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रूप या विकार के आधार पर होते हैं आपके 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो होते हैं विकारी और दूसरा होता है एक अविकारी। ठीक है, अविकारी। अगर मैं बात करूं विकारी की बात, तो विकारी में आती है आपकी संज्ञा, और आता है सर्वनाम, फिर आता है विशेषण, फिर आता है हमारा क्रिया। तो दोस्तों ये आते हैं कौन कौन से, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो आते हैं हमारे विकारी शब्द में। अगर हम बात करें किसकी, अविकारी की, तो इसमें आते हैं आपके कौन कौन से, इसमें आते हैं एक तो दोस्तों संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय। एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक आता है आपका क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखना चमक रहा है नीचे, दिख रहा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक आता है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और दोस्तों एक जो टॉपिक आता है आपका निपात, निपात भी इसी में आ जाता है, किसमें, अविकारी में। ऐसा अलग होता है बट निपात भी, अगर बात करें निपात किस श्रेणी में आता है, तो ये अविकारी में आता है ना। तो दोस्तों मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ शब्द की परिभाषा बताई है और शब्द के आधार बताए हैं कि किन किन आधारों पर हम शब्द को बांट सकते हैं। तो 4 आधार मैंने लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपीय विकार के आधार पर। ये कितने लिए हमने, 4 आधारों पर। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और आपको व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द और ऋण शब्द। और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। विकारी या रूप के आधार पर विकारी
होते हैं विकारी और अविकारी। तो विकारी माते संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और निपात। तो दोस्तों ये थे हमारा शब्द भेद जो हमें इसमें पढ़ना है, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं शब्द विचार में। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, अब हमें एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे एक एक करके बात। एक एक का मतलब अब एक एक आधार पर बात करेंगे, एक एक शब्द की बात करेंगे। दोस्तों आपने अभी तक सिर्फ तत्सम तद्भव रटे होंगे, बट मैं गारंटी देता हूँ आपको 5 पॉइंट याद करने के बाद आपको तत्सम तद्भव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना याद किए भी कर सकते हो इनसे, ठीक है। बिना याद किए भी आप तत्सम तद्भव कर सकते हो। आप देखिएगा, बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपको उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कौन कौन से। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, ठीक। पांचवा क्या बताया मैंने, शंकर। तो ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब मैंने आपको बात बता दूं इनकी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर। अगर तत्सम किसको कहते हैं, देशज किसको कहते हैं, तद्भव किसको कहते हैं, विदेशज किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, हम एक एक शब्द की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द, पांचों उतार दीजिएगा, और पांचों उतारने के बाद आप फिर नया टॉपिक डालिएगा, कौन सा, तद्भव, कौन सा, सॉरी तत्सम। अब नया हेडिंग डालिए, क्या, यहां आप डाल दीजिए तत्सम। तो दोस्तों तत्सम किसे कहते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ। तत्सम जो होता है दोस्तों, हमारी एक मूल भाषा है, एक हिंदी है। तो हमारी मूल भाषा से मतलब है संस्कृत का। जो हमारे संस्कृत से या मूल भाषा से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं बिना किसी परिवर्तन के साथ, या फिर परिवर्तन भी हुआ तो वो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, ना के बराबर, तो उनको कहते हैं हम तत्सम। जो हमारी भाषा के शब्द हैं उसको कहते हैं हम तद्भव। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी, वे शब्द, ऐसा नहीं, ये लिखना है, मेरे साथ साथ लिखते रहना। मूल भाषा के वे शब्द जो, मूल भाषा का मतलब संस्कृत मैंने बता दिया है। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के साथ या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी मतलब मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के साथ या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा किसकी, तत्सम शब्द की। दोस्तों ये नोट डाउन कर लेना। इसके साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा, आप देखते रहिए जरा। आगे आता है हमारा तद्भव। एक बोलते हैं हम किसको, तद्भव को। अभी मैं पहचान बताऊंगा इनकी, पहले इन दोनों की परिभाषा लिख दूं। तो हमारा तद्भव किसे बोलेंगे, हिंदी भाषा, या ऐसे बोल सकते हैं वे सभी शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारी हिंदी भाषा से हुई है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा मैंने आपको,
बेसभी शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारी हिंदी भाषा से हुई है तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम की वे मूल भाषा के वे शब्द जिनको जो संस्कृत से हमारी हिंदी में बिना परिवर्तन के साथ या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आ गए हैं उनको तत्सम कहते हैं, और जो हमारे हिंदी कहते हैं उन्हीं को तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इनकी पहचान की। किसकी? तद्भव और तत्सम की पहचान कैसे करें। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेने का। अब एक ऐसी पॉइंट बना दीजिएगा कोई भी, जैसे आप लिख सकते हो कि तद्भव या तत्सम शब्दों की पहचान, बस ये बना दीजिएगा। ठीक है, तत्सम या तद्भव शब्दों की पहचान। तो इसमें पहला पॉइंट, एक चीज बताइए आप, मैंने पहला पॉइंट डाल दिया। एक आपने एक ये शब्द पढ़े होंगे क्षय, त्रय और गे, और एक आता है श्रेय। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? इन चारों व्यंजनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब दोस्तों इनमें जो हम तत्सम तद्भव याद करेंगे या देखेंगे तो इनमें संयुक्ताक्षरों के साथ एक शब्द और लेना है। वो क्या? जैसे कि हम ये लिखते हैं ना इष्ट, इष्ट, या ऐसे शब्द, इनको भी हम संयुक्ताक्षर में ले लेते हैं, संयुक्त अक्षर में लेते हैं, बट होते नहीं है, बस याद करने के ट्रिक के रूप में ले लेते हैं, कभी कभी होता है। तो फिलहाल आपको चारों ध्यान रखने कौन कौन से? ये संयुक्त अक्षर चारों, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। दोस्तों इसको ज्ञ नहीं बोलते, बस हम सभी जब बोल रहे हैं तो बोल रहा हूँ मैं भी, बट इसको ज्ञ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ज्ञ। जैसे ज्ञान होता है उसको ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान होता है। आज्ञा होता है और आज्ञा नहीं होता, वो आज्ञा होता है। ठीक है, समझ में आया? यज्ञ नहीं होता, वो यज्ञ होता है, यज्ञ, क्योंकि ये जय और व्यय से मिलकर बना होता है, तो इसमें ज्ञ कहां से आ गया? ज्ञान तो आधा गया, ये आन ज्ञान बनता है। ठीक है, तो हम जब सब बोलते हैं, मैं इसीलिए आपको बोल कर बता रहा हूं, बट जो शुद्ध उच्चारण है इसका वो जय है। क्या? जय, जैसे कि आज्ञा नहीं, आज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आ रही तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। एक बार आपका जो कीमती समय आप उसमें 2 सेकंड का निकाल के आप मेरी इस क्लास को स्टेटस पर लगा दीजिएगा, सिर्फ एक बार। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। ठीक है, आ जाओ चलते हैं बात। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा? चारों जो संयुक्त अक्षर हैं ये लिख सकते हैं, इनसे बने शब्द अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट क्या लिखा है मैंने? जो संयुक्त अक्षर है इन चारों से बने शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। ठीक है, अधिकांश लिखा है मैंने, 100 नहीं है। अगर आपके पास 10 क्वेश्चनों का सेट है जिसमें तत्सम तद्भव है, आप उनको लगाइएगा। इन 5 पॉइंटों से आपके उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, जो कि बिना तत्सम तद्भव याद किए, सिर्फ इन 4 पॉइंटों को याद करके। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय से इन संयुक्त अक्षरों से बने शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं, 1-2 अलग हो सकता है, वो याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अगर लिखूं, जैसे एक होता है क्या? ऋषि, ऋण, श्रम, क्षीर, क्षेत्र, ये सब दोस्तों क्या? तत्सम है। देखो सब में आ रहा है ना ये। ठीक है, सब में आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि हम लिखें मित्र, शत्रु, क्या लिखें? शत्रु, हाँ इसमें आ जाएगा, शत्रु, हाँ इसी में आ जाता है। शत्रु। तो दोस्तों ये आदि शब्द जो हैं सारे, ये किस में आते हैं? तत्सम में। कौन कौन से? इन चारों से बने जो संयुक्त अक्षर हैं, इनसे जो बने शब्द होते हैं सारे के सारे तत्सम में आते हैं। अधिकांश मतलब 90%, 1-2 आप बाद में हो सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, दूसरे की, तो आपने दोस्तों ये सुना होगा, ये। ठीक है, इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दोस्तों ताड़नजात या
उच्चिप्त या इनको बोलते हैं विकसित व्यंजन। क्या बोलते हैं? विकसित व्यंजन। तो दोस्तों ये क्या है? इनसे बने शब्द कैसे होंगे? तद्भव होंगे या तत्सम होंगे? दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये ताड़नजात हैं, ये विकसित व्यंजन इनको क्यों बोला जाता है? पहले तो मुझे बताओ। क्योंकि इनको संस्कृत के बाद में हिंदी वालों ने बनाया है। क्योंकि इनको संस्कृत के बाद में हिंदी वालों ने बनाया, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कहा गया है। जब हिंदी वालों ने बनाया है तो हिंदी से बने शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। तो इनसे बने शब्द भी तद्भव होंगे। आपको जानते हो, बट आपको बताया नहीं गया है कि कौन से तद्भव होते हैं, कैसे तत्सम होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको 3 नाम लिखे, ताड़नजात, उच्चिप्त और विकसित व्यंजन। इनसे बने शब्द तद्भव होंगे हमेशा ही। क्यों? क्योंकि इनको विकसित व्यंजन कहा जाता है। और विकसित व्यंजन होने का जो अर्थ है वो है कि वो संस्कृत के बाद में हिंदी वालों ने इनको बनाया है। क्लियर है? लिख सकते हैं इसमें क्या? इनसे बने शब्द हमेशा तद्भव होते हैं, क्योंकि इनको हिंदी वालों ने संस्कृत के बाद विकसित किया है, इसलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपसे ये बोला कि जो ये दोनों हैं ताड़नजात और उच्चिप्त व्यंजन, इनसे जो बने शब्द होंगे वो कौन से होंगे? तद्भव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये इनको हिंदी वालों ने संस्कृत के बाद बनाया है। जब संस्कृत के बाद हिंदी वालों ने बनाया तो हिंदी में होंगे। ठीक है, हिंदी में होंगे और हिंदी वाले शब्द सारे के सारे तद्भव में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक दोनों पॉइंट? तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स आप सोच कर देखो कितने शब्द क्लियर हो सकते हैं। सोचो जरा, जैसे मैंने लिखा आपको सड़क, मैंने लिखा सड़क, सड़क में देखो ताड़नजात क्या है। जैसे मैंने लिखा आपको गढ़, मैंने लिखा आपको क्या, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पढ़ना, क्या है? पढ़ना। एक होता है बढ़ना, बढ़ना या बढ़ाना भी होता है। ये शब्द कौन से हैं दोस्तों? ये सब हमारे तद्भव हैं। अब दोस्तों मैं एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूं, अब इनसे जो बने शब्द तद्भव हैं, इनसे जो बने शब्द तद्भव है, बट जरूरी नहीं जिनमें ये नहीं है वो सारे तत्सम हो। बट मैंने ये तद्भव की बात बताई, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है तद्भव के बारे में, कि इनसे जो बने शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, ना कि जो इनसे नहीं बने वो तत्सम होंगे। सारे नहीं होंगे, उनमें अलग हमें रूल लगाने पड़ेंगे। बट ये याद रखना कि इनसे जहां भी ये मिल जाए, इन दोनों से बने शब्द, वो हमेशा ही हमेशा तद्भव होंगे। और इनसे जो बने शब्द होंगे वो कैसे होंगे? तत्सम में होंगे। 2 पॉइंट सिर्फ मैंने अभी तक आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें 2 पॉइंटों की ना, मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, इसमें तीसरे जो पॉइंट है वो क्या है? वो री के ऊपर है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये किसकी ध्वनि है? ये दोस्तों संस्कृत की मूल ध्वनि जो री है, ये किसकी ध्वनि है? संस्कृत की मूल ध्वनि है। ठीक है, जब ये संस्कृत की मूल ध्वनि है तो इससे जो बने शब्द होंगे, ठीक है, इससे जो बने शब्द होंगे तो वो किस में होंगे? इससे जो बने शब्द होंगे वो किस में होंगे? किस में होंगे? तत्सम होंगे। अभी मैंने शायद उसमें आपको जब संयुक्त अक्षर बताया था उसमें शायद ऋणी ये बता दिया था शायद, हाँ बताया नहीं बताया, देख लेना एक बार, बट वो भी सही है, गलत नहीं है, बट मैंने वो पहला बता दिया है।
ठीक है, वहाँ पे मैंने पहले बता दिया बट आपको यहाँ पे बताना था, गलत नहीं है, वो सही है। तो दोस्तों डी जो है संस्कृत की मूल ध्वनि है, ये मूल भाषा की ध्वनि है। और हमने जो तत्सम की परिभाषा पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। अब जब ये तो जिंदा से देखो, आपको जिंदी से ध्वनि मुँह चमकारी है संस्कृत के, तो इससे जो बने शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। तो इसको लिख सकते हैं, यह संस्कृत की मूल ध्वनि है, इसलिए इससे बने या बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। दोस्तों जो भी मैंने ये लिखा, 3 पॉइंट लिखे, तीनों के तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कि यह संस्कृति मूल ध्वनि है, इसलिए इससे बने शब्द हमेशा तत्सम होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा आपको क्या, ऋण, मैंने लिखा आपको क्या, ऋतु, मैंने क्या लिखा आपको, रिजु, ठीक है, क्या लिखा, रिजु। आगे मैंने अगर लिखूं आपसे, ऐसे आ जाएगा क्या, जैसे महर्षि लिखते हैं ना, महर्षि, तो ऊपर को रह निकलता है, वो भी इसी का होता है। आगे जैसे कि अगर हम बात करें ऋण, ऋतु, रिजु, रिद्धि, नहीं रिद्धि तो इसमें आ जाएगा, जैसे कि बोल सकते हैं क्या, जैसे याद नहीं आ रहा है दोस्तों अभी। जैसे भी आपको बस क्या याद रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है सिर्फ फ्री, जहां भी ये दिखाई दे जाए आप आंख बंद करके आप तत्सम मान लेना, वहां पे तो आपका 100% सही होगा। ठीक है, आपको जैसे याद आएंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथे पॉइंट में सर आपको 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, ये वाली, इसको नाम किया जाता है, पहले तो मैं ये बताता हूँ, इसको बोला क्या जाता है, इसे चंद्र बिंदु कभी मत बोलना, चंद्र बिंदु थोड़ी ना, ये तो हमने पहचान के लिए चंद्र की तरह दिखाई दे रही है तो बोल दिया। इसको जो नाम होता है इसका होता है अनुनासिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनासिक, अनुनासिक। तो दोस्तों जब अनुनासिक है और एक होता है आपका ये वाला पॉइंट खाली, तो इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है इसको, अनुस्वार। अब अनुस्वार है तो दोस्तों ये जो है ना, ये इस अनुस्वार का तद्भव है। जो ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार का तद्भव है। अब मुझे जब बताओ कि जब ये अनुस्वार का तद्भव है तो इससे जो बने शब्द होंगे वो किस में होंगे, तद्भव में होंगे। अरे जाहिर सी बात है, जब इसका तद्भव है तो इससे बने शब्द जो होंगे तद्भव में होंगे। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, अनुनासिक चिन्ह से बने शब्द अधिकांश तद्भव होते हैं, क्योंकि यह अनुस्वार, क्योंकि यह अनुस्वार क्या होता है, ये अनुस्वार का तद्भव। ठीक है, क्योंकि यह अनुस्वार का तद्भव होता है। दोस्तों ये 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, जैसे कि आप लिख सकते हो आंख, ठीक है, आप लिख सकते हो फंसान या फंसना, आप लिख सकते हो हंसना। ठीक है, ये तो दोस्तों होते हैं ना, ये किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे तद्भव के, तद्भव के। जो अनुनासिक से जो बने हैं ये तद्भव के होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, तद्भव के। क्यों, क्योंकि ये अनुस्वार का तत्सम होता है, क्योंकि अनुस्वार का तत्सम होता है। जब अनुस्वार का तत्सम है तो जो इससे बने शब्द के होंगे, तद्भव होंगे। अब जरूरी नहीं कि अनुस्वार से जो बनने हैं वो सारे के सारे तत्सम होंगे, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरी क्या है कि अनुनासिक से जो बने होंगे वो हमेशा तद्भव होंगे। ठीक है, अब वो जो अनुस्वार से बने होंगे उनमें हम अपने अपने रूल लगाकर देखना है, जो भी सेट हो जाए वो देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 पॉइंट मैंने सिर्फ बताए, शायद उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने ये शायद नहीं पढ़े हों। ठीक है, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई तो इस क्लास को जरूर शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और बचता है जो सभी किताबों में लिख रखा है, वो क्या बचता है कि जो शब्द
जो शब्द बोलने और लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ये सभी किताबों में लिख रखा, बट इससे इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट दिखाई नहीं देता कि हम पहचान कर सकें। अब दोस्तों जैसे कि अकार्य है, एक होता अकाज, एक होता आश्चर्य है, एक होता है अचरज। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि देखो अकार्य में थोड़ा कठिन से प्रतीत हो रही है, बट अकाज में आसानी से बोल लिया है। ऐसे आश्चर्य थोड़ा कठिनाई प्रतीत हो रही है, अचरज आराम से बोल रहा। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में कठिन प्रतीत होती है या कठिनाई प्रतीत होती है, उसको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 5 पॉइंट, आप 5 पॉइंट के पॉइंट पूरे 5 के 5 याद कर लेना। आपको कहीं पे भी अगर 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के हैं तो आपको वहाँ से 8 से 9 या 7 तक कम से कम, मतलब कम से कम आप 7 तक तो कर ही सकते हो। और बाकी जो आपके ये सारे शब्द हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, अपने आउटलाइन क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, उसी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे शब्द हैं, एक बार आपके पास जो भी बुक हो आप उसको एक से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके सारे तत्सम तद्भव क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आपने ये आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी आपको अच्छा लग रही है क्लास या मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो आप एक बार इसको स्टेटस पर लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आगे हम बात करें अगर हम बात करें, ये मैंने सिर्फ किसकी बात करी, आपको तत्सम तद्भव पहचानने की बात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये अच्छे से पहचान लोगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा बचा देशज, विदेशज, ये शब्द बचे हैं। तो अगर मैं एक अगला पॉइंट लिखता हूँ, क्या, ठीक है, मैंने लिखा क्या, देशज, देशज शब्द लिखा। तो देशज क्या होते हैं दोस्तों, वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये है वे शब्द जो हमारे हिंदी के देशज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं इसके, जैसे कि खुरपा, जैसे कि ऊंट पटांग, जिसके होता है हड़बड़ाहट, एक होता है घबराहट। ठीक है, और घबराहट, यही ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द हो सकते हैं दोस्तों, इनकी ना कोई लिमिट नहीं है। शब्द भंडार हमारा बहुत बड़ा है, आपके पास जो भी बुक हो वहाँ पे दे रखा है, आप मेन आप इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, देशज जैसे खुरपा, उटपटांग, हड़बड़ाहट, घबराहट। अगर मैं बात करूँ विदेशज की, विदेशज कौन से होंगे, बेशब्द। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे और लिख देना है, मुझे याद आ गया, ये तो होते हैं, एक परिभाषा में ऐड कर देना है। ये क्या, क्योंकि देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से देशज किससे बनकर मिला है या मिलकर बना है, देश प्लस जय। देश का मतलब क्या होता है हमारा, देशी, और देशी का मतलब हिंदी। ठीक है, और जय का मतलब क्या होता है हमारा, जन्म। तो जो देशी मतलब हिंदी से जन्म हुए हैं उनको क्या कहते हैं, देशज। ऐसे हम विदेशी लिखेंगे। अब विदेशी क्या होंगे, वे शब्द जो किसी दूसरी
भाषा से उत्पन्न हुए हैं विदेशज कहलाते हैं। विदेशज कहलाते हैं। यह भी दो ही शब्दों से बना, विदेश प्लस जय। विदेश का मतलब विदेशी किसी भाषा हो सकती है, जय का मतलब जन्म। जैसे मैंने लिखा आपको कुछ भी देखो, जैसे मैंने लिखा कैंची, आलपिन, तमंचा, बंदूक, खुदा, ठीक है, कुछ भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो आप दोस्तों, मैं आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, आप जो भी आपके पास बुक हो आप वहाँ से देख लीजिएगा, सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से होते हैं, देशज विदेशज, दो शब्द बता दिए अभी आपको। अब तीसरे की बात करें, जैसे संकर शब्द, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्या लिखे हम, संकर। दोस्तों संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संकर शब्द कहलाते हैं, अर्थात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता उनको हम संकर कहते हैं, या जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको रेलगाड़ी, एक लिखा मैंने आपको बैलगाड़ी, ठीक है। और जैसे कि बोल सकते हो, क्या हो सकता है, ये रेलगाड़ी, वेलगाड़ी, जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था, जैसे और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे मेरे याद नहीं आ रहे हैं ऐसे आपके बहुत सारे, जैसे कि रेलगाड़ी, वेलगाड़ी, जादू टोना ना, जादू टोना, ठीक है। और आदि शब्द आ सकते हैं, मतलब ऐसे जो शब्द होंगे जो दो भाषाओं से मिले होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, खिदमतगार, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। और ये शब्द सब कैसे आते हैं, विदेशी भाषाओं के आते हैं, जिसको संकर में आते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसका पता नहीं चलता किस भाषा के हैं, ठीक है। तो ये होगा संकर। दोस्तों ये मैंने आपको सिर्फ किसके बताया, उत्पत्ति के आधार पर। एक इसकी पहचान और लिख देना, किसकी, विदेशी की। दोस्तों जो जैसे नुक्ता आपने सुना होगा, कै के आगे लगा देते हैं, जय के आगे लगा देते हैं, और फै के आगे लगा देते हैं, और वह के आगे लगा देते हैं। इनसे जो बने, इनसे बने शब्द अरबी या फारसी के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपको रजा, ये मैंने लिखा आपको क्या, वक्फ, मैंने लिखा आपको मुबारक आदि। ये जो शब्द होते हैं हमारे हिंदी या उसकी अरबी या फारसी के होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको सिर्फ शब्द बताएं, एक आधार पर, कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, सबके मैंने बता दिया। आपको ये टेलीग्राम पर मैं शब्द डाल लूंगा, आप वहां से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम वहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इतना कर दीजिएगा। आज के लिए यहीं पे, जय हिंद, जय भारत।